welcome back to SK Vadikis, and we are back with force and laws of motion from class 9th की physics. Since we just know that this is all demanded, to who will be completing this by today's video. Alright, तो अब हम लोग पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज पढ़ेंगे. That is न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Alright. सिंस हम लोग जानते हैं कि जो सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, राइट, दिस इज समवट मोर क्लोजर. फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बेसिकली डील करते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो कितना एक्सेलरेशन होगा, नई फोर्स होगी तो उस बॉडी की बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. लेकिन जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, दिस डजंट टेल अबाउट दोज थिंग्स. इंस्टेड ये क्या करता है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है, सो हाउ इन रिटर्न द अदर बॉडी मे एक्सर्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज बेसिकली ऑल अबाउट दोज थिंग्स, राइट. सो इफ यू जस्ट गो राइट देयर इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इट एक्चुअली सेज कि सपोज हमारे पास वही ब्लॉक है, राइट, सिचुएटेड एट दिस सरफेस. अगर मैंने अपने हैंड को यूज़ करके इस पर एक फोर्स F लगाया, तो सर आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ये ब्लॉक भी मेरे हैंड पे एक फोर्स F लगाएगा जो कि अपोजिट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वाला F. तो सपोज मैंने फॉर अ कॉमन एग्जांपल इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है कि ये मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, but the two will be opposite in direction, right? And पहले theory थी कि greater bodies apply greater, more massive forces in comparison to smaller bodies. But Sir Isaac Newton didn't care about all those things. He published his third law of motion that all bodies, right, even if their masses are different, their behavior and everything is different, लेकिन फिर भी वो दोनों equal amount of force exert करेंगे, right? तो this is the force in Newton's third law of motion. तो ये जो दो फोर्सेस हैं ना, एक तो फोर्स जो कि हैंड लगा रहे हैं ऑन द ब्लॉक एंड दूसरा है फोर्स जो कि ब्लॉक लगा रहे हैं ऑन हैंड. ये जो दो फोर्सेस हैं इनके पैर को बोल दो आप एक्शन रिएक्शन पैर्स, या फिर एक्शन रिएक्शन पैर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. दैट इज व्हाट वी कॉल देम इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट. तो either of them. तो यहाँ पे सपोज हम लोग फोर्स जो कि हैंड लगा रहे हैं ऑन दिस ब्लॉक, इसको हम लोग एक्शन फोर्स बोल देंगे, दैट इज एक्शन फोर्स. एंड जो दूसरा फोर्स है यानी कि जो कि इन रिटर्न ब्लॉक लगा रहे हैं हैंड पे, इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स का भी नाम दे सकते हैं. ऑलराइट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको ये एक्शन फोर्स बोलेंगे एंड इसको रिएक्शन फोर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप अपोजिट भी कर सकते हैं. ये जो फोर्स हैंड लगा रहे हो ऑन दिस ब्लॉक, इसको आप रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हो. दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज रिएक्शन फोर्स. वेल जो फोर्स हमारा ब्लॉक लगा रहे हैं ऑन हैंड, दैट कैन ऑल्सो बी सेड एज एक्शन फोर्स. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैंने इस बोर्ड को पुश किया तो तुरंत ये बोर्ड मुझे भी पुश करना स्टार्ट कर दिया. सो आई कैन नॉट स्पीक कि कौन सा फोर्स पहले लग रहा है एंड कौन सा एज अ होल बाद में एज रिएक्शन लग रहा है. इसीलिए दोनों फोर्सेस एक ही टाइम पे, देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन, नो टाइम गैप बिटवीन द एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस. दैट्स वाई जब मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूँ तब तुरंत बोर्ड मुझे पुश करना स्टार्ट कर रहा है. Alright, so I exert force on it, it exerts force on me from the same time. इसलिए अगर चाहो तो आप एक्शन फोर्स बोल दो जो कि मैं बोर्ड पे एक्सर्ट कर रहा हूँ, या फिर इवन इफ द बोर्ड एक्सर्ट्स ऑन मी, एंड रिएक्शन फोर्स कैन बी एनीथिंग अपोजिट टू दैट, राइट. ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब ये जो लॉ है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज रियली वेरी यूजफुल. यूजुअली फॉर अ कॉमन एग्जाम्पल, When we walk, जब हम लोग चलते हैं तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग फोर्स अपने ऊपर आगे लगाते हैं तो हम लोग आगे जाते हैं? नो, दैट इज़ नॉट व्हाट वी एक्चुअली डू. सिंस देन वॉकिंग विल बी रियली डिफिकल्ट टास्क. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग पीछे ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाते हैं, तो एज अ रिएक्शन ग्राउंड हम पे आगे ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएगा. जो अर्थ
है, ग्राउंड है हमारा, उसका मास बहुत हाई है, तो उस छोटे से फोर्स की वजह से अर्थ बहुत ही छोटा सा नेग्लिजिबली स्मॉल एक्सेलरेट कर जाते हैं, बट व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अस वी कैन एक्सेलरेट इन अ लॉट अमाउंट, दैट इज वी जस्ट गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, समथिंग दिस वे ऑल्सो। जब हम लोग जंप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी अपनी बॉडी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं बाय एक्सर्टिंग फोर्स ऑन आवरसेल्फ राइट देयर अपवर्ड। Jumping is a difficult task right there, and it is impossible to just exert force on ourselves upward and accelerate ourselves. Instead हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नीचे पुश करते हैं, right? So we just push the ground downward, हम लोग नीचे ग्राउंड को पुश करते हैं, तो ग्राउंड pushes us upward, तो हम लोग upward accelerate कर जाते हैं। This is सर आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग कुछ और मतलब पढ़ते हैं, समथिंग लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंबाइन करके दिया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉल ए है, दूसरी बॉल बी है। इनिशियली ए मूव कर रहा है बाई यू ऑफ ए, बी मूव कर रही है बाई बी ऑफ ए, प्रोवाइडेड दैट यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट इज यू ऑफ बी, राइट। दैट इज कि अगर ऐसा होगा, क्योंकि तब ये समहाउ ये बॉल इसके क्लोज आ जाएगा एंड इससे कोलाइड कर जाएगा, सो कोलिजन विल हैपन। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है देन देयर इज चांस ऑफ कोलिजन, दैट इज व्हाट वी रियली रिक्वायर टू हैपन। तब जब कोलिजन होगा तो पहले तो थोड़ा सा साइज में, शेप में सब डिफॉर्मेशन होगा, फाइनली इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। दिस इज ए वी ऑफ ए and this is B, V of B। चलो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, राइट। ड्यूरिंग द कोलिजन, सपोज टाइम t के लिए हुआ, t इज वेरी स्मॉल बट वी कैन जस्ट राइट इट। तो जब टाइम t के लिए कोलिजन हुआ तो जो फोर्स A लगाएगा B पे, रिमेंबर A B पे लगा रहा है, तो हमें B के लिए सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये होगा मास ऑफ B टाइम्स V ऑफ B माइनस U ऑफ B ओवर T, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दें सो मास इंटू मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। वेल जो फोर्स वही B लगाएगा A पे, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज A के लिए पुट करनी होंगी, मास ऑफ A टाइम्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ A माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A ओवर टाइम की वैल्यू T। ये जो दो फोर्सेस है ये एक्शन रिएक्शन पैर्स की हैं, राइट। सो दैट इज दे आर एक्सर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, सो दे राइदर कैंसिल, तो पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इंडिविजुअली बॉडीज को एक्सेलरेट कर सकते हैं हम लोग। बेस्ट वे क्या करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल होने वाले हैं, तो अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस और दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस, सो दिस जस्ट बिकम जीरो, सो दिस प्लस दिस इक्वल जीरो, दिस इक्वल्स माइनस दिस, सो एम बी वी ऑफ बी माइनस यू ऑफ बी ओवर टी इक्वल्स माइनस ऑफ दिस टर्म, तो हम लोग सीधे रिवर्स कर देंगे, एम ए टाइम्स दिस इज यू ऑफ ए माइनस वी ऑफ ए ओवर टी, टी से टी कैंसिल हो गया एंड वी कैन बी जस्ट राइटिंग इट एज, हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल्स एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए। All right, so we can be transferring the terms right here and there and performing that again and again. So we just get this right here और उसके बाद this right here, तो somehow m a u a plus m b u b equals m a v a plus m b v b, right? This is what we get. यहाँ से हम लोग मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, something like this. This is the initial momentum of A first. This is momentum of B first. This is momentum of this say A second, and this is momentum of B second. So we can be writing कि P of A1 plus P of B1 equals P of A2 plus P of B2, right? This is the equation that we have derived. All right. So ये principal equation, this is
कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड है। एनी क्वांटिटी दैट रिमेन्स इन अ फिक्स्ड वे इज सेड टू बी कंजर्व्ड क्वांटिटी। मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम फाइनल, दैट इज। लेकिन यहाँ पे जैसे कोलिजन होगा, लेकिन बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बिना कोलिजन के मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट यहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा होल्ड नहीं करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे सिस्टम क्या था, ये ए एंड बी थे, देवर ए एंड बी, लेकिन अगर बाहर से ये जो फोर्स था दैट वाज ड्यूरिंग कोलिजन, ये एक दोनों की मतलब इन दोनों के बीच में था, सो दैट वाज सेड टू बी इंटरनल फोर्स। जब बाहर से इन दोनों पे फोर्स आ जाएंगे एंड एक्सेलरेट करेंगे तब मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, जब तक इंटरनल फोर्सेस हों या फिर नहीं हों। सो इवन तब ये मतलब होल्ड करेगा इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस इज सेड टू बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑलराइट, समहाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9, एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद जय भारत।